तोड़ फोड़ के कारण से नहीं गिर सकती है। ये प्रयास जारी रहा और काफी चर्चा हुई। हेमंत सोरेन ने भी इस मुद्दे को अपनी तरफ में काफी भंजाया। अब उसके बाद जब हेमंत सोरेन को लगा कि भ्रष्टाचार के मामले हमारे सरकार के खिलाफ आ रहे हैं, इनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा थे, अभी भी आरोपी हैं, जेल में हैं पत्थर घोटाला में, और उस समय ईडी ने चार्जशीट भी किया। उस समय भी मैंने कहा था, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी लिखा था, अगर बढ़िया से जांच होगी तो ये पत्थर घोटाला का मामला जो पिछली सरकार थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, उस सरकार तक जाएगा, क्योंकि ईडी ने खुद अपने चार्जशीट में लिखा है कि हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल में जितना अवैध खनन और परिवहन हुआ है, उससे 4 गुना ज्यादा 2015 से 2019 के बीच में हुआ है। मैंने कहा ये क्लिक नहीं करेगा। फिर एक मामला और आया पूजा सिंघल का। पूजा सिंघल गिरफ्तार हुई, जेल में है, और जिन आरोपों में पूजा सिंघल को ईडी ने जेल में रखा है, उन्हीं आरोपों में रघुवर दास जी की सरकार ने उनको क्लीन चिट दे दिया था। तो मैंने कहा था ये मामला भी पब्लिक में नहीं चलेगा। इसके बाद हेमंत सोरेन अलर्ट हो गए। उन्होंने एक नया नैरेटिव सेट किया, बाहरी भीतरी का, जो ओरिजिनल झारखंडी है और जो हमारे जैसे लोग हैं जो बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, पंजाब, राजस्थान से आकर वहाँ टाटा में उद्योग लगा, इसी कारण से वहाँ बसे हुए हैं। तो उसने ये साबित करने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ के स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, और इसमें वो सफल हुए। 1932 के खतियान के मामले को, जबकि विधानसभा में मेरे ही सवाल पर उन्होंने कहा था, हेमंत जी ने, कि 1932 का खतियान लागू करना झारखंड में संभव नहीं है, संविधान इजाजत नहीं देगा। क्या आपको लगता है कि हेमंत सोरेन को जेल भेजना, ईडी के द्वारा गिरफ्तार करना, और उसके बाद जिस तरीके से हाई कोर्ट ने उन्हें बेल दिया और हाई कोर्ट ने जजमेंट में लिखा कि दिस केस डज नॉट स्टैंड, तो ये उनके काम आया चुनाव में? नहीं, इसकी प्रतिक्रिया हुई, मगर मैं बता रहा था ना कि पीछे से भी कई मुद्दे एक्युमुलेट होते गए, जिसमें लगा कि बीजेपी के लोगों ने प्रयास तो किया मगर सफल नहीं हो पाए। वही मैं कह रहा था कि 1932 के खतियान को ये जानते हुए और उसके 1 महीना पहले विधानसभा में स्वीकार करते हुए कि खतियान लागू नहीं कर सकते हैं, उन्होंने मुद्दा बनाया और 1932 के खतियान के बारे में विधानसभा से विधेयक पारित करा दिया, और केंद्र सरकार ने जो बकाया रखा है उसका मुद्दा उठाया उन्होंने। तो ये साबित करने में वो सफल हुए कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके हितैषी हेमंत सोरेन ही हैं। और उसके बाद आई, उनको गिरफ्तार करने के बाद, जिस मामले में उनको गिरफ्तार किया ईडी ने, इससे बेहतर होता कि जो पत्थर घोटाला है उसी मामले में इनको गिरफ्तार कर लिया होता, तो या पूजा सिंघल वाला मामला है उसमें गिरफ्तार कर लिया होता तो स्टैंड करता। ये जमीन घेरना जिसका कोई प्रमाण नहीं है, सबूत नहीं है, ये कहीं से इनका इन्वॉल्वमेंट प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, उस पर ईडी ने इनको जेल भेजा। तो मेरे जैसे आदमी को लगा था कि हो सकता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान ईडी कई सबूत इकट्ठा कर लेगी, वो हो नहीं पाया। 2022 के मई में रघुवर दास उस समय चुनाव हार गए थे मुझसे, उन्होंने चिट्ठी लिखा राज्यपाल को कि हेमंत सोरेन ने एक माइंस अपने नाम से अलॉट करा लिया है। मैंने उस समय भी पब्लिकली कहा था, ट्विटर पर भी दिया था कि 80 डिसमिल का माइंस एक मुख्यमंत्री द्वारा अलॉट कराने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और जो घटना है वो हेमंत सोरेन उसमें कभी भी नहीं फंसेंगे, और हुआ वही, हेमंत सोरेन नहीं फंसे। तो जनता में एक धारणा बैठती गई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी तभी से इसको अस्थिर करने में लगे हैं, इनके ऊपर कोई न कोई आरोप लगाने में लगे हैं, इनकी सरकार को कटघरे में खड़ा करने में लगे हैं, ये धारणा बनी। हालांकि कई आरोप जो लगे वो सही हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता स्थानीय हैं वो उसको बढ़िया से भंजा नहीं सके। अब उनकी गिरफ्तारी हो गई और हाईकोर्ट ने उनको बेल देते हुए लंबा 56 पेज का जजमेंट दिया है, उसने उसकी पोल खोल दिया है। अब इससे एक और लाभ हुआ कि जब वो गिरफ्तार हो गए हेमंत सोरेन, तो कल्पना सोरेन जो हाउस वाइफ थी वो बाहर निकली, और एक नया नेता जेएमएम का इमर्ज कर गया, हेमंत सोरेन के पैरेलल, उनके बराबर,
और कई कल्पना सोरेन के कारण चुनाव में लाभ मिला झारखंड में इस बार, मुझे लगता है कि मिला है, क्योंकि उनको किस रूप में देख? सोरेन नारी शक्ति का प्रतीक बन गई और संकट के समय में अपने पति के लिए जो खड़ा रही हैं, इसका मैसेज जो जेएमएम के समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, उनमें बहुत अच्छा गया, उनका मनोबल बढ़ा। हेमंत सोरेन बाहर आ गए बेल पर, तो दोनों ही मिलकर दौरा करने लगे। उसके बाद इन्होंने मैया सम्मान योजना एक लागू किया कि हर महिला जो 20 साल से 50 साल के भीतर की उम्र की है, उसे खाता में 1000 रुपया महीना भेजेंगे। मैंने इस योजना की प्रशंसा की और मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में 40,000 फॉर्म छपवाया ताकि फ्री में आप लोग फॉर्म यहाँ से ले जाइए और भरिए। भाजपा ने इसका विरोध किया, मैया योजना का। मैंने कहा कि मैया योजना के बारे में हम इतना ही कह सकते हैं कि इनकी एक इलेक्शन स्ट्रेटजी है, चुनाव नजदीक आया इसलिए इन्होंने इसकी घोषणा कर दी, मगर ये योजना सही नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है। बाद में इन्होंने गोगो दीदी योजना लाया जो उसी तरह की है, उसे थोड़ा ज्यादा पैसा देंगे। हेमंत सोरेन ने भी घोषणा कर दिया कि हम भी दिसंबर से 2500 रुपया देंगे 1000 के बदले में। तो कुल मिलाकर हेमंत सोरेन स्ट्रेटजी में 20 पड़ते गए। और दूसरा देखिए, हम लोग शुरू से भाजपा के लिए फुल टाइमर के नाते काम करते रहे हैं। हम लोग हमेशा ही रणनीति बनाते थे कि किस तरह से स्थानीय लोगों को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से आदिवासियों में नेता पैदा किया जाए। गोविंदाचार्य थे, ये रणनीति बनती थी कि कैसे आगे किया जाए, अपने पीछे रहकर उनको आगे किया जाए। और इस बार के चुनाव में लगा कि जो भाजपा के स्थानीय नेता हैं वो कहीं हैं ही नहीं, बाबूलाल मरांडी हों, ये लोग कहीं है नहीं। बाद में चंपाई सोरेन आ गए, तो चंपाई सोरेन के आने से, सीता सोरेन के आने से, गीता कोड़ा के आने से दो धारणा लोगों के बीच में गई। ऐसा लग रहा था कि हेमंता बिस्व शर्मा वर्सेस हेमंत सोरेन चुनाव हो रहा था और बार बार बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर की बात कर रहे थे ट्राइबल एरियाज में कि जमीन हड़प लिया, लैंड जिहाद। तो ये क्या मुद्दा बुमरैंग कर गया बीजेपी के? देखिए, हेमंत बिस्व शर्मा बहुत ब्रिलियंट लीडर है और उनका परसेप्शन भी अपनी समझ से अच्छा है। सवाल है कि हेमंत बिस्व शर्मा कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो जो यहाँ के नेता हैं उनको तो करेक्शन करना चाहिए। हेमंत बिस्व शर्मा जिसे हमारी दिल्ली में भेंट हुई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, कोई दिल्ली से बोल रहा है, कोई गुवाहाटी से बोल रहा है, कोई रांची से बोल रहा है, बेहतर ये होगा कि अगर ये प्रॉब्लम है तो जहाँ ये प्रॉब्लम है पाकुड़ में, साहेबगंज में, वहां के लोग इसके खिलाफ बोलें, वहां ट्राइबल्स उसके खिलाफ में खड़ा करिए। शुरू में कुछ छात्र नेता खड़ा भी हुए, सिस्टमेटिक इसका प्रयास होना चाहिए और वहां से जो मैसेज निकलता है उसको आप स्प्रेड करिए राज्य भर में। ये हुआ नहीं, तो राज्य भर में इसको आप कहते जा रहे हैं, तो इसका जो प्रभाव होना चाहिए था वो प्रभाव हुआ नहीं। आपको लगता है कि बीजेपी के ट्राइबल लीडर को इम्पोर्टेंस ना देना बीजेपी को खामियाजा भुगतना? नहीं, इम्पोर्टेंस देखिए, इम्पोर्टेंस देना जितना महत्वपूर्ण है उससे अधिक इम्पोर्टेंस लेना भी महत्वपूर्ण है। जो ट्राइबल लीडर हैं उनको भी तो आगे बढ़ के इस मामले में आना चाहिए था। अध्यक्ष तो ट्राइबल ही लीडर थे यहाँ के, अर्जुन मुंडा जी भी पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो कोऑर्डिनेट करके इनके चेहरे को आगे रखना। और सुदेश महतो के बारे में धारणा बन गई कि पिछली बार भाजपा की सरकार इसलिए नहीं बनी कि सुदेश महतो के साथ गठबंधन नहीं हुआ था। इस बार लोगों को लगा कि सुदेश महतो के साथ गठबंधन हो रहा है, और गठबंधन होने के बाद भी न सुदेश महतो को फायदा हुआ, भाजपा को भी फायदा नहीं हुआ। राम महतो आ गए, अच्छा हैं, डायनेमिक लीडर हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने जो बात हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कहते थे ना, उसको उनसे ज्यादा ऊंची आवाज में जनता के बीच में ये कहने लगे। लोकसभा में उनके कारण से भारतीय जनता पार्टी 2-3-4 सीटों पर कंफर्टेबली जीत गई, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा को नुकसान हो गया। इन लोगों को लगा था कि विधानसभा में यही होगा, मगर विधानसभा में पासा पलट गया। परोक्ष रूप से बीजेपी ने समर्थन दिया था जयराम महतो को? नहीं, मुझको नहीं लगता है कोई समर्थन दिया होगा भाजपा ने। भाजपा का जो परसेप्शन था कि जैसे लोकसभा में इनके कारण से हम गिरिडीह की सीट जीत गए, हम रांची की सीट जीत गए और कई सीटें जीत गए, उसी तरह से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के शेयर का जो वोट है उसी वोट को काटेंगे, उसका ही नुकसान पहुंचाएंगे।
वैसा हुआ नहीं इस मामले में। अब हुआ नहीं, मगर ये भी हो सकता है कि जिस तरह का प्रचार हेमंत सोरेन ने किया था कि भारतीय जनता पार्टी स्थानीय लोगों के हित को देखने वाली पार्टी नहीं है, ये बाहरियों की पार्टी है, सारे बाहर के लोग आके यहाँ प्रचार कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर ये नहीं खड़ा होते जयराम महतो तो उनको वोट का भी बड़ा शेयर जेएमएम को ही चला जाता। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन को लाभ मिला जयराम महतो के कारण से। ये तो सवाल ये है राय जी कि क्या आप, एक तो जेल भेजना महंगा पड़ा, अब आगे बीजेपी को क्या ऐसी रणनीति अपनानी होगी कि फिर से सरकार बन सके उनकी? आप तो अब एनडीए के घटक दल हैं, जेडीयू के एमएलए हैं। मैं जनता दल में हूं, मगर देखिए यहाँ क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं उनसे मेरे संबंध ठीक हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनसे मेरे संबंध और भी ठीक हैं, मगर बीच के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं प्रदेश के या जिलों के, मुझे लगता है कि आज भी वो मुझे अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं। मेरे साथ तो बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते हैं लोग। अब मैं तो यही कहूंगा कि जैसे हम लोगों ने 1991 में 92 में जो रणनीति बनाया था, जिसमें से बाबूलाल मरांडी भी उभरे थे, जिससे अर्जुन मुंडा भी उभरे थे, जिसमें शैलेंद्र महतो को अच्छा स्थान मिला था पार्टी में, तो उसी रणनीति पर मन से जो यहाँ के स्थानीय नेतृत्व हैं, नेता हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए और उनको ही आगे बढ़ाकर अपना फेस बनाना चाहिए। मैंने तो बाबूलाल मरांडी से बड़ी सीरियसली कहा कि भैया देखिए, आप अगर ट्राइबल नेता, संथाल नेता इमर्ज करना चाहते हैं तो इनफॉर्मल वे में, अनौपचारिक रूप में आप जाइए, गाड़ी में चले जाइए, किसी आदिवासी गांव में जाइए, खाट पे बैठ जाइए, चाय पीजिए या जो भी भात बनाया है खाइए, आगे बढ़िए। पर यहाँ क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ट्राइबल नेता भी जाता है तो उसके पीछे 5-6 गाड़ियां रहती हैं, जिसमें वही चेहरे रहते हैं जिनको आदिवासी अपने लिए जो बहुत पसंद नहीं करते हैं। तो आपका ट्राइबल फेस होना और पीछे में दिखाई पड़ना कि भाई ये तो ऐसे लोग हैं जो ठेकेदारी करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, आसपास के सब पहचानते हैं उनको। क्या किसी ट्राइबल व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर देना चाहिए, तब उसका लाभ हो सकता था? प्रोजेक्ट करना, देखिए प्रोजेक्ट करना इसलिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि एक से अधिक ट्राइबल नेता इनके पास है। बाबूलाल जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, चंपाई सोरेन भी आ गए थे, कई नेता हैं, मगर इन सबों को लगना चाहिए था कि चुनाव हमारा चुनाव है। जनता को भी लगना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यही जो चेहरे हैं ये महत्वपूर्ण हैं और बाकी लोग इनका समर्थन करने वाले लोग हैं। ये नहीं हो पाया। जो हमारे राष्ट्रीय नेता आए, लगा कि वही चुनाव लड़ रहे हैं और हेमंत सोरेन के साथ उनकी ही प्रतिद्वंदिता है। ये होना थोड़ा फायदा नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी को। अपने नेताओं को ही ठेल ठाल के आगे रखना चाहिए था, करना चाहिए था। स्टेटमेंट दिलवाना है, इनसे ही दिलवाना चाहिए था। आगे भी ये चीज होगी। बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर पर भी उन्हीं लोग को स्टेटमेंट देना था, न कि हिमंता बिश्वेश्वर। बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर पर तो जहां इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, आपको क्या लगता है बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है ट्राइबल एरिया? हुआ है। ये मुद्दा जेन्युइन है, मुद्दा सही है, मगर जहां हुआ इन्फिल्ट्रेशन, बात वहां से उठनी चाहिए। देखिए उन इलाकों में जैसे आलमगीर आलम साहब, उनकी पत्नी बहुत जोर से जीती, तो साहेबगंज पाकुड़ में जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां नीचे बीएलओ से लेके बीडीओ, सीओ सबके सब उसी कम्युनिटी के हैं। तो वहां तो जो करते हैं वही होता है। वहां जो माइनॉरिटी मगर हिंदू हैं उनको लाभ नहीं मिलता है। तो पाकुड़ साहेबगंज के ऐसे इलाकों में भी घुमा हूं, लोग हिंदू बहुत डिमोरलाइज हैं वहां पर, और अब लगता है कि हम लोग का कुछ हो नहीं सकता है। शुरू में वो फाइट करने के मूड में थे, तो आज अगर संख्या मुस्लिम की वहां बढ़ती जा रही है तो विरोध तो स्थानीय स्तर से होना चाहिए ना। अगर जमाई टोला बन गया किसी आदिवासी गांव के बाद, तो उस आदिवासी गांव के लोगों को उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। जमीन पर वहां आंदोलन होता, उस आंदोलन का समर्थन बाहर से होता तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता, मगर वहां उस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं और प्रदेश के, देश के नेता आकर उस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो इसका कोई बहुत लाभ नहीं हुआ।